कुछ समय के बाद तो आप सब तैयारी भी कर देंगे आने की, जैसा कि आप सबको एडमिशन फॉर्म नेट पर एडमिशन फॉर्म डाला जा चुका है और आप अपना एडमिशन फॉर्म भरने में लगी गए होंगे। बहुत लोगों ने भर करके भेज ही दिया होगा। तो ये समझ लीजिए कि अब गतिविधियां तो शुरू हो ही गई हैं। तो मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आता हूँ न्यूज़ एनालिसिस पर। मित्रों, रेडियो न्यूज़ में मुझे लगता है कि जो सबसे आज की जो इम्पोर्टेंट खबर थी वो डायरेक्ट खबर नहीं है। डायरेक्ट खबर आपके काम की नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में वो काफ़ी काम के है। और अब सिविल सर्विस की तैयारी आपको इसी तरीके से करनी चाहिए, करनी पड़ेगी अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। मित्रों, जो खबर है वो ये है कि आपने न्यूज़ में सुनी। मैं अब उन घटनाओं को छोटी छोटी बारीकियों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब हम बारीकियों में उलझते हैं तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं आपको केवल न्यूज़ की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। न्यूज़ में आपने एक बात ये सुनी कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने सामान्य बीमा कंपनियों को सूचीबद्धता की अनुमति दे दी है। 5 सामान्य बीमा कंपनियों को सूचीबद्धता की अनुमति दे दी है। और सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि वो जो उनमें जो 100% सरकार के शेयर हैं उसको 75% किया जाएगा और 25% जो शेयर हैं वो अलग अलग तरीके से बाहर कर दिए जाएंगे। जो भी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हो, शब्द मैं ज्यों का त्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विचार उसके अंतर्गत यही थे। फिर आपने एक खबर और भी सुनी होगी कि किस तरह से जो वित्त मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उस वहाँ हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल जी गए और उन्होंने क्या क्या बयान दिया कि 9 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे जा चुके हैं। और इस तरह की उन्होंने जो भी बातें कही हो वो आपने न्यूज़ में सुनी। मित्रों, ये न्यूज़ थी, राइट? लेकिन आप इस न्यूज़ में से क्या निकालेंगे, क्या समझेंगे? मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए ये न्यूज़ आपके लिए किस मायने में उपयोगी है, यह आपको थोड़ा समझना होगा। क्योंकि देखिए, सीधे सीधे तो इसमें से कुछ पूछा नहीं जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि 5 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको कितनी कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि वे क्या कारण थे जिनकी वजह से मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने इन 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। ये पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि इनको सूचीबद्ध कर दिए जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या बड़ी चीज हो जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल की जो समितियां हैं, मंत्रिमंडल की जो अलग अलग समितियां हैं, इन समितियों का क्या अर्थ है, क्यों बनाई गई है? जब ऑलरेडी मंत्रिमंडल है तो फिर मंत्रिमंडल की समितियां क्यों हैं? तो मित्रों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतना कि अब न्यूज से क्या चीज निकल कर आती है, प्रश्न क्या बनते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय सीधे सीधे न्यूज के। तो देखिए, कल के रेडियो न्यूज में आपको 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे रही हैं। एक तो दिखाई दे रहा है मंत्रिमंडल की समिति। मंत्रिमंडल की आपने जो न्यूज में सुनी है वो है मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति। अगर मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति है तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल की कुछ और भी समितियां होती हो। तो क्या मंत्रिमंडल की समितियां होती हैं? देखिए, अगर आप मंत्रिमंडल की समितियों के बारे में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों पर डिपेंड रहेंगे तब वहां आपको ये चीज नहीं मिलेगी। दोस्तों, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर है, जो राजनीति विज्ञान पर है, वो आपको एनालिटिकल व्यू और सिनेरियो तो बहुत अच्छा देती है और वो मस्ट है। लेकिन आपको कंटेंट के रूप में, जिसे हम विषय वस्तु कहते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करती। ठीक यही स्थिति अब हिस्ट्री की किताबों की हो गई है कि एनसीईआरटी की जो इतिहास की किताबें हैं वो आपको ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों की जानकारियां नहीं देती है। उन तथ्यों और जानकारियों से इतिहास की क्या प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं इसका खुलासा करती है। अब पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब पैटर्न बिल्कुल बदल गया है।
मित्रों, इसी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं, और आप सब भी और दूसरों से भी पूछते होंगे कि इतिहास की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, पुराने वाले एडिशंस की या न्यू एडिशन की। पुराने एडिशन को आपको प्री के लिए पढ़ना चाहिए, एनालिसिस के लिए। अगर आपको मेंस के पेपर सॉल्व करने हैं तो उसमें आपको नया पैटर्न काम आएगा। तो मित्रों, पॉलिटिकल साइंस में भी बिल्कुल यही हो गया है। तो आपको अब इन दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा। जो परसों की न्यूज में जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, आईएनडी मिनिस्टर, उन्होंने आईआईएमसी में उर्दू का पाठ्यक्रम शुरू करते समय उन्होंने एक वाक्य कहा था, आपने न्यूज में सुना होगा, कि न्यूज के बारे में तटस्थ रहिए, न्यूज में गड़बड़ी मत कीजिए, न्यूज को आप ज्यों का त्यों दीजिए, वहां अपने व्यूज को मत मिलाइए, न्यूज को बिल्कुल अलग रखिए और व्यूज को बिल्कुल अलग रखिए। ये उन्होंने हिदायत दी जो भी स्टूडेंट कोर्स कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सही बात कही कि जो घटनाएं हैं, घटनाओं में परिवर्तन मत कीजिए। जो घटनाएं जैसी घटी हैं, जिस तरीके से हो रही है, उसको आप उसी तरीके से लीजिए। व्यूज आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, वहां आपकी अपनी योग्यता, अपनी समझ, अपनी एनालिसिस पावर वो काम करेगी, लेकिन घटनाओं के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो दोस्तों, बिल्कुल वही स्थिति यहां भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी स्वरूप है, जिस पैटर्न पर भी सरकार काम करती है, वो पैटर्न के दो रूप है। एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न है, दूसरा उसका फंक्शनल पैटर्न है। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडलीय समितियों की चर्चा नहीं है। याद रखिए कि जो हमारी मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, जिसको कैबिनेट कमेटी कहते हैं, तो कैबिनेट जो हमारी कमेटीज हैं, हमारे संविधान में नहीं मेंशन किया गया है कि इस तरह का होना चाहिए। लेकिन जब सरकार को जरूरत महसूस हुई कि नहीं, हमको फंक्शन के लिए इस तरह का पैटर्न बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस में इस तरह के स्थापना कर ली, इस तरह की स्थापना हो गई। और अब जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं फ्रेंड्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये कह लीजिए कि एक तो कैबिनेट है। देखिए, सरकार बेसिकली क्या है, अगर हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के पैटर्न को लेकर के चलिए हम डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैटर्न को लेकर के चलते हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके भेजे गए, तो लोकसभा में, राज्यसभा में मिलाकर के कितने लोग हैं, आप समझ लीजिए कि लगभग 800 मेंबर हैं। तो ये 800 का समूह हो गया, ठीक है। अब ये 800 का समूह फिर एक छोटे समूह में विभाजित होता है, जिसको आप सत्ता पक्ष कह लें। जो 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 पार्टी चुनाव जीत कर आती है, जिस पार्टी से प्रधानमंत्री होते हैं, या जिन लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री का चयन किया है, तो उसमें से अब 800 को घटा करके आप कर देंगे, चलिए 300 पर हम आ जाते हैं। राज्यसभा से तो होते नहीं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते, तो 300 लोग। अब ये 300 लोग एक छोटा समूह बन गया, ठीक है। अब इन 300 लोगों में से क्या हुआ, इन 300 लोगों में से अब आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया काम करने के लिए, तो ये 75 रह गए। 300 लोगों में से केवल 75 रह गए, जिसको आप मंत्री परिषद कहते हैं। अब इस 75 में से भी आपने क्या किया, इन 75 में से भी अब आपने कैबिनेट बना लिया, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। तो पता लगा कि कैबिनेट में 75 के अब 25 रह गए। अब ये 25 कैबिनेट में रह गए। और याद रखिए कि जो सरकार है, जिसे हम रियल में सरकार कहते हैं, वो कैबिनेट ही होती है। सारे निर्णय कैबिनेट ही लेती है। और ये आपने कल रेडियो में सुना, न्यूज में, कि कैबिनेट ने इसका फैसला किया। कैबिनेट ने कहा कि झारखंड में कृषि का ये विस्तार काउंटर, इस तरह से बिल्डिंग बनाई जाएगी। कैबिनेट ने ये फैसला किया कि इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो दिया जाएगा। सुना ना आपने? तो हर जगह आप कैबिनेट सुन रहे हैं, तो कैबिनेट का मतलब क्या हुआ, सरकार। तो अब आप देखिए कि 800 लोग टोटल प्रतिनिधि थे, अब उसमें सरकार कितने लोग हो गए पैटर्न के हिसाब से, 25 लोग। अब इसमें पता लगा कि जो 5 जो बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने का जो फैसला किया है, उसको कैबिनेट ने नहीं किया है, यानी कि 25 लोगों ने नहीं किया है। किन लोगों ने किया है? उसकी आर्थिक समिति ने। और पता लगा कि उस आर्थिक समिति में 7-8 लोग हैं, मतलब उसमें उस तरह के कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जिनका संबंध इकोनॉमिक सेक्टर से, जैसे हमारे वाणिज्य मंत्री हो सकते हैं, वित्त मंत्री तो होंगे ही होंगे, तो कॉमर्स मिनिस्टर होंगे। तो इस तरीके से जो बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक सिनेरियो से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स होते होंगे, वो उसमें रखे जाएंगे। तो ये सब एक्सपर्ट होंगे।
मतलब इकोनॉमिक्स सेक्टर के, तो वो आपस में निर्णय ले रहे हैं। तो अब आप देखिए कि सरकार के द्वारा कितने लोग निर्णय ले रहे हैं आर्थिक समिति में रह करके, 7-8 लोग निर्णय ले रहे हैं। अब आप देखिए कि 800 लोग, और प्रशासन का स्वरूप छोटा होते 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 देश के बिहाफ पर इतने बड़े बड़े निर्णय जो पूरा देश ले रहा है। डेमोक्रेसी में तो हम यही कहेंगे ना कि पूरा देश निर्णय ले रहा है, लेकिन कितने लोग ले रहे हैं? 8 लोग ले रहे हैं। और हमारे पास इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान स्विट्जरलैंड नहीं है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप जनता से पूछेंगे। तो दोस्तों, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिनेरियो मैंने आपको दिया है, और ये मैंने खासकर जानबूझ करके आप लोगों के सामने इसलिए रखा है फ्रेंड्स, कि आप प्रशासन के या लोकतंत्र के इस स्वरूप को समझें, क्योंकि बिना इस स्वरूप को समझे आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। आप रट लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, क्या काम करता है, कैबिनेट क्या हुआ, इसकी आर्थिक मामलों की समिति क्या हुई, फिर वित्त मंत्रालय की संसदीय समिति क्या हुई, उसके सामने उर्जित पटेल क्यों जा रहे हैं, उर्जित पटेल वित्त मंत्री के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आपकी जानकारी में बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि कैबिनेट सब कमेटीज क्या हैं, पार्लियामेंट्रीज कमेटी क्या है, फिर अलग से समितियां बनाई जाती हैं वो क्या है, आयोग क्या होते हैं, विभाग क्या होते हैं, मंत्रालय क्या होते हैं। जब तक इन सब की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि इनको समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, जो समितियां होती हैं, जो कैबिनेट जो कमेटीज होती हैं, याद रखिए कि इन्हें एक तरीके से बोल चाल की भाषा में सुपर कैबिनेट भी मानी जाती है। और जो सबसे इसमें जो पावरफुल जो समिति होती है मंत्रिमंडलीय समिति में, वो होती है राजनीतिक मामलों की समिति। राजनीतिक मामलों की समिति सबसे पावरफुल जो है वो समिति होती है। खैर, अब वो सब किताबों की बातें हैं, वो आप लोग किताबों में देख सकते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, सरकार कैसे काम करती है, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, क्यों इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उसका एक छोटा सा रूप मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों, इसके बाद न्यूज़ में आचार संहिता को लेकर के था कि अब आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। तो इस तरह की खबरें तो आती रहेंगी, आप बस उन्हें सुनते रहें, अपने आप में वही समझ लीजिए कि सफिशिएंट होगा। दोस्तों, इसके बाद न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर्स के मैं आपको सीधे सीधे क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें एक हिंदू की क्लिपिंग्स है, खासकर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंसी को लेकर के। चूंकि अभी नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक की इंडिपेंडेंसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी अक्टूबर में जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हिंदू का आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और भी जो दूसरे आर्टिकल्स हैं वो आप लोग देख लेंगे। उनकी चर्चा मैं अभी फिलहाल करने की स्थिति में नहीं हूँ। फ्रेंड्स, 2 बातें मैं आपसे और करना चाहूँगा जो न्यूज़ में नहीं थी। न्यूज़पेपर्स में भी छोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं। पहला तो ये है कि दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी बैठक शुरू हो गई है। 17 जनवरी को शुरू हो गई और ये 20 जनवरी तक चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है। अभी समय नहीं है कि मैं उस पर बात करूं, लेकिन आगे मेरी कोशिश होगी कि किसी दिन मैं इस टॉपिक को शामिल करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है ये। दूसरी बात यह दोस्तों कि अभी रायसीना डायलॉग के बारे में आपने सुना होगा। रायसीना डायलॉग अभी 2 दिन तक भारत में हुआ है, जिसमें मैंने कल चर्चा आपसे की थी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है उन्होंने कुछ देशों के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया कि अफगानिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध, चीन के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या है। आपको ध्यान होगा वो रायसीना डायलॉग के अंतर्गत ही उन्होंने ये बात की थी। और कल न्यूज़ में अगर आपने टीवी चैनल्स पर देखा हो तो हमारे जो विदेश सचिव हैं उनको भी बोलते हुए दिखाया था। और जो डीडी न्यूज़ है उसने तो बाकायदे कुछ इश्यूज़ पर जो हमारे इससे पहले जो राजनयिक रहे हैं, जिसमें शशांक जी भी थे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके भी विचार पूछे गए थे, अगर आपने डीडी न्यूज़ देखा हो तो। ये जो रायसीना डायलॉग है मित्रों, ये समझ, जो रायसीना जो है हिल्स, बेसिकली रायसीना पहाड़ी है, और
खासकर जहां अभी आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक सुनते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के दफ्तर हैं, वो रायसीना हिल पर ही बने हुए हैं, रायसीना हिल्स। तो वो एक प्रतीकात्मक है रायसीना हिल्स। ये रायसीना डायलॉग है, मतलब अब सिंगापुर में इस तरह की डायलॉग्स कराए जाते हैं। इसमें जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इशू पर बातचीत होती है, मतलब जो इस क्षेत्र के जो भू क्षेत्र है उसमें जो राजनीतिक स्थिति है और जो आर्थिक स्थिति है उन पर बातचीत की जाती है, और दूसरे देशों के जो इसमें विद्वान होते हैं, राजनयिक होते हैं, राजनेता होते हैं, उनको भी विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये 2 दिन का डायलॉग दिल्ली में हुआ और पिछले साल से ही शुरू हुआ है, मतलब 2016 से ही शुरू हुआ है, अभी मतलब बहुत पुराना ये नहीं है। तो बस रायसीना डायलॉग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। तो मित्रों, आज के न्यूज एनालिसिस, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।